अच्छा, तो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। ये इसकी एस्बेस्टोस की, ये एक जाहिर सी बात है एक क्रिस्टल है, तो इसकी एक सर्पेंटाइन फॉर्म, ज्योमेट्रिक फॉर्म्स जो है, एक सर्पेंटाइन है, दूसरी एम्फीबोल। सर्पेंटाइन फॉर्म जो है इसमें क्या होता है, कर्ली फ्लेक्सिबल फाइबर्स होते हैं, इसकी जो है ना स्ट्रक्चर बता रहा है। कर्ली और फ्लेक्सिबल फाइबर्स होते हैं क्राइसोटाइल के। क्राइसोटाइल भी इसकी एक फॉर्म है, एग्जिस्ट करती है, तो उस तरह के जो है ना इसमें फाइबर्स होते हैं। ये देखिए, ये इसकी क्राइसोटाइल फॉर्म है, इस तरह के कर्ली फ्लेक्सिबल फाइबर्स होते हैं इसकी सर्पेंटाइन फॉर्म के। अब ये सर्पेंटाइन फॉर्म कह रहा है कि ये ज़्यादा प्रिवेलेंट है, लेकिन ये सर्पेंटाइन वाली लेस पैथोजेनिक है, ठीक है, इतनी खतरनाक नहीं है एज़ कम्पेयर टू द एम्फीबोल। और सर्पेंटाइन वाली फॉर्म एसोसिएटेड है मीजोथीलियोमा, ठीक है, जो प्लूरा है उसके कैंसर के साथ, मीजोथीलियम के कैंसर के साथ एसोसिएटेड है। देन है एम्फीबोल फॉर्म। अब एम्फीबोल जो है वो स्ट्रेट होते हैं, इसमें अब स्ट्रेट होंगे, उसमें कर्ली थे, इसमें स्ट्रेट और रिजिड फाइबर्स होंगे, वो फ्लेक्सिबल थे, जैसे कि क्रोकीडोलाइट। अब ये है वो क्रोकीडोलाइट, ठीक है, इस तरह के रिजिड से स्ट्रेट फाइबर्स होंगे। अब इसकी प्रिवेलेंस कम है, यानी ये होता कम है, लेकिन ये पैथोजेनिक ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द सर्पेंटाइन। ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है इनका। अब एम्फीबोल वाली जो टाइप है वो एसोसिएटेड है विथ मीजोथीलियम, जबकि ये वाली मीजोथीलियम के साथ उससे नॉट है, नहीं है, ठीक है, देख लें सही से। देन आती है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। तो एस्बेस्टोस जो है ना वो अफेक्ट करता है हमारे लोअर लोब्स को और सब प्लूरा को। सब प्लूरा होता है कि यानी कि प्लूरा और बॉडी वॉल के दरमियान का, ठीक है, वहाँ पे और लोअर लोब्स को ज़्यादा ये अफेक्ट करती है। इसके अलावा मार्क्ड बाय डिफ्यूज पल्मोनरी इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होगी इसमें। प्लूरल प्लैक्स। अब मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन जो है वो है इसकी एस्बेस्टोस एक्सपोजर। प्लूरल प्लैक्स तभी बनते हैं जब एस्बेस्टोस एक्सपोजर होता है। अब ये प्लूरल प्लैक कैसे बने हुए हैं, ये वेल सर्कमस्क्राइब्ड प्लैक्स होते हैं, डेंस कोलेजन के बने हुए होते हैं, और उस डेंस कोलेजन में कैल्शियम भी होता है। साइड इसकी क्या है, ये पैराइटल प्लूरा में होते हैं, और जो डोम होता है ना डायफ्राम के, उस डोम में भी ये मिलते हैं, और पैराइटल प्लूरा में भी ये प्लैक्स मिलेंगे, ठीक है, कैल्शियम से बने हुए कोलेजन के। तो अगर आप लोग फिगर भी देखें तो इसमें आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये एक्सरे पे, चेस्ट एक्सरे पे ये प्लूरल प्लैक्स इस तरह के मिलेंगे एस्बेस्टोस में, ठीक हो गया। देन है एस्बेस्टोस बॉडीज़। ये क्या होती है, ये गोल्डन ब्राउन रॉड होती हैं विथ ट्रांसलूसेंट सेंटर, होती गोल्डन ब्राउन है, इनका सेंटर जो है वो ट्रांसलूसेंट है। और कैसी बनी होती है ये ना, एस्बेस्टोस फाइबर्स की ही बनी होती हैं, और उनमें आयरन कंटेनिंग प्रोटीनेशियस मटेरियल भी अंदर होता है। ये देखिए फिगर, इस तरह से ये गोल्डन ब्राउन की बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, और इनमें आयरन कंटेनिंग प्रोटीनेशियस मटेरियल भी होता है इनके अंदर। इनको हम कहते हैं एस्बेस्टोस बॉडीज़। इनका सेंटर जो है वो ट्रांसलूसेंट होता है, बाकी ये गोल्डन ब्राउन होंगी। डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी हमारे पास ये फेरोजिनस बॉडीज़। फेरोजिनस बॉडीज़ जो है ये फाइबर्स होते हैं कोटेड बाय द आयरन एंड प्रोटीन। आयरन और प्रोटीन इन फाइबर्स को यूँ कोट कर रहा होगा, और ये बनती हैं जब मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोज करते हैं एस्बेस्टोस फाइबर्स को, यानी एस्बेस्टोस फाइबर है उसको मैक्रोफेज आके फैगोसाइटोज कर जाएगा ना, तो फिर जो बनेगी बॉडीज़ वो फेरोजिनस बॉडीज़ होती हैं, उनमें यानी कि आयरन और प्रोटीन उसको सराउंड कर रहे होते हैं उस एस्बेस्टोस फाइबर को। ये देखें इस तरह से ये फेरोजिनस बॉडीज़ हमें मिलेंगी। अब एस्बेस्टोस वाले पेशेंट को जो है वो ऐसे डिजीज़ में जो पेशेंट प्रेजेंट करेगा ना, तो उसको डिस्निया मेन उसकी क्लिनिकल फाइंडिंग हमें मिलेगी। उसको प्रोडक्टिव कफ होगी, ठीक है, प्रोडक्टिव, और प्रोग्रेसिव उसको रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा होगा। कोर पल्मोनल हो सकता है ड्यू टू द पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है, इसकी वजह से जो है वो हार्ट फेलियर होगा, और कोर पल्मोनल। एंड इंक्रीज रिस्क होता है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का और मैलिग्नेंट मीजोथीलियोमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एस्बेस्टोस जो है ना वो कार्सिनोमा करवाएगा, ठीक है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। उसके बाद आ जाता है ड्रग एंड रेडिएशन इंड्यूस्ड पल्मोनरी डिजीजेस, ठीक है। ड्रग्स भी जो है ना ये भी वेराइटी ऑफ अक्यूट एंड क्रोनिक एल्ट्रेशंस करवा देती है हमारे रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स में और फंक्शन में, उनके फंक्शन को भी और स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये ब्लियोमाइसिन जो है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि ये एक एंटी कैंसर एजेंट होता है, ये न्यूमोनाइटिस कॉज करवाता है, ठीक है, न्यूमोनाइटिस यानी लंग की इन्फ्लामेशन करवाएगा, और इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस करवाती है ये ड्रग एज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट टॉक्सिसिटी of the drug and by stimulating the influx of the inflammatory cells in the alveoli, ठीक है, इन्फ्लामेटरी सेल्स भी आ जाएंगे, वहाँ इन्फ्लामेशन होगी, और उससे भी और डायरेक्ट टॉक्सिसिटी की वजह से भी जाके इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, ये दो चीज़ें करवाती है, न्यूमोनाइटिस एंड इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस। अम्यूडारोन, ये भी हमने ड्रग पढ़ी हुई है, एंटी एरिथमिक है,
ये भी जो है ना इसका रिस्क होता है, न्यूमोनाइटिस करवाती है और फाइब्रोसिस करवाती है। रेडिएशन न्यूमोनाइटिस ये एक वेल नोन कॉम्प्लिकेशन है ऑफ इरेडिएशन ऑफ द पल्मोनरी एंड अदर थोरेसिक ट्यूमर्स। ठीक है, यानी रेडिएशन की वजह से रेडिएशन न्यूमोनाइटिस भी होता है। और ये टिपिकली यानी जब हम पल्मोनरी और अदर कोई भी थोरेसिक ट्यूमर की रेडिएशन कर रहे होते हैं उस ट्रीटमेंट की वजह से जाके रेडिएशन न्यूमोनाइटिस हो जाती है। इसके अलावा क्या है, अक्यूट रेडिएशन न्यूमोनाइटिस जो है ना वो टिपिकली 1 to 6 मंथ आफ्टर थेरेपी होता है, अक्यूट वाला। एज मेनी 20% ऑफ द पेशेंट्स में इज मैनिफेस्टेड बाय, उनको फीवर होगा, डिस्निया एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शन द वॉल्यूम ऑफ irradiated lung, pleural effusion and pulmonary infiltrates in the irradiated lung bed. These signs and symptoms may resolve with corticosteroid therapy, देंगे सही हो जाएगा, या फिर प्रोग्रेस कर सकता है टू क्रोनिक रेडिएशन न्यूमोनाइटिस आगे जाके हो जाएगी, जो कि फिर जाके आगे पल्मोनरी फाइब्रोसिस करवा देगी। ठीक है, तो ये भी एक फाइब्रोजिंग डिजीज़ हो गई। देन आता है हमारे पास ग्रेन्युलोमेटस डिजीजेस। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं सार्कोइडोसिस। ग्रेन्युलोमेटस में हमने कहा था सार्कोइडोसिस भी आती है, दूसरी हाइपर सेंसिटिविटी नमूनिया भी है। तो सार्कोइडोसिस देख लेते हैं। सार्कोइडोसिस असल में एक मल्टी सिस्टम डिजीज़ है। ठीक है, अननोन इटियोलॉजी के कॉज नहीं पता, लेकिन मल्टी सिस्टम है। और इसमें कैरेक्टराइज होती है कि इसमें ना नॉन केजिएटिंग ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन हो जाती है बहुत से टिश्यूज़ में और ऑर्गन्स में, नॉन केजिएटिंग। हम डिस्कस करेंगे इसको यहाँ पे, क्योंकि एक प्रेजेंटेशन सार्कोइडोसिस की जो है ना वो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ भी है, इसलिए हम इस चैप्टर में इसको डिस्कस कर रहे हैं। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ उसमें होता है। तो बाकी जो डिजीज़ हैं उनमें माइकोबैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शंस और बेरिलियोसिस, ये भी जो है ना समटाइम्स नॉन केजिएटिंग ग्रेन्युलोमास बनाते हैं। इसीलिए हिस्टोलॉजिक जो डायग्नोसिस है सार्कोइडोसिस की, वो एक एक्सक्लूजन है, वन ऑफ द एक्सक्लूजन है। ठीक है, आल्दो सार्कोइडोसिस जो है वो मैनिफेस्ट करती है मैनी डिफरेंट वेज में। बायलेटरल जो हमारे हाइलर लिम्फ नोड्स होते हैं उनकी लिम्फ एडिनोपैथी, बायलेटरल लिम्फ एडिनोपैथी या लंग इन्वॉल्वमेंट दोनों लंग्स की, ये विजिबल होती है चेस्ट रेडियोग्राफ्स में। और ये बहुत ही मेजर फाइंडिंग है, प्रेजेंटेशन है इन मोस्ट केसेस, याद रखना है आपने, बायलेटरल लिम्फ एडिनोपैथी एंड बोथ लंग इन्वॉल्वमेंट। उसके बाद कह रहा है कि आई और स्किन इन्वॉल्वमेंट होती है अबाउट 25% ऑफ द केसेस में, आइदर में ओकेजनली बी द प्रेजेंटिंग फीचर ऑफ द डिजीज़। ठीक है, मेन प्रेजेंटिंग फीचर आई या स्किन की लेजन्स भी हो सकती है। अब एपिडेमियोलॉजी देखें तो सार्कोइडोसिस एपिडेमियोलॉजी देखें तो सार्कोइडोसिस जो होती है ना वो थ्रू आउट द वर्ल्ड हो रही है, पूरी दुनिया में, और ये अफेक्ट करती है दोनों जेंडर्स को, और सारी रेसेस को इसने अफेक्ट किया है, सारे एज ग्रुप्स में ये सार्कोइडोसिस हुई है। ठीक है, हाउएवर सर्टेन इंटरेस्टिंग जो एपिडेमियोलॉजिक ट्रेंड्स हैं उसमें ये है कि कंसिस्टेंट इसकी प्रीडायलेक्शन है फॉर द एडल्ट्स यंगर देन द 40 ईयर्स ऑफ एज। 40 ईयर से कम वालों में ये ज़्यादातर हमने मिली है। ठीक है, इसके अलावा हाई इंसिडेंस है इसका डैनिश एंड स्वेडिश पॉपुलेशन में, ये ज़्यादा होती है यूएस में, अमंग द अफ्रीकन अमेरिकन्स, यूएस के अफ्रीकन अमेरिकन्स में, डैनिश में और स्वेडिश पॉपुलेशंस में। ठीक है, और अफ्रीकन अमेरिकन में इनमें ना 10 टाइम्स ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी है देन द वाइट्स में इतनी नहीं है जितनी अफ्रीकन अमेरिकन में है। और तीसरी बात ये है इंटरेस्टिंग कि इसकी हायर प्रिवेलेंस है अमंग द नॉन स्मोकर्स, एन एसोसिएशन दैट इज़ विर्चुअली यूनिक टू द सार्कोइडोसिस अमंग द पल्मोनरी डिजीजेस। यानी एक पेशेंट है जिसको पल्मोनरी डिजीज़ है वो आता है, उसको आगे जाके सार्कोइडोसिस होती है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे उनमें हो रही है जिनमें जो नॉन स्मोकर्स हैं उनको सार्कोइडोसिस, ये भी एक यूनिक फीचर है। ठीक है, तो ये एपिडेमियोलॉजी हो गई। अब बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस की। तो आल्दो इटियोलॉजी यानी कॉज सार्कोइडोसिस का अननोन है, लेकिन सेवरल लाइंस ऑफ एविडेंस जो है ना वो सजेस्ट करती हैं कि ये जो डिजीज़ है ये असल में डिसऑर्डर्ड इम्यून रेगुलेशन की डिजीज़ है। डिसऑर्डर्ड इम्यून रेगुलेशन इन जेनेटिकली प्री डिस्पोज्ड इंडिविजुअल। देखिए जेनेटिक है, और ये जो एक्सपोज होते हैं टू सर्टेन इन्वायरमेंटल एजेंट्स। ठीक है, अब रोल हर इन कंट्रीब्यूटिव इन्फ्लुएंस का जो है ना वो समराइज हुआ है फॉलोइंग डिस्कशन में। अब देखिए सेवरल इम्यूनोलॉजिक एबनॉर्मलिटीज सार्कोइडोसिस में जो है वो सजेस्ट करती हैं डेवलपमेंट ऑफ सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स टू एन अनआइडेंटिफाइड एंटीजन। वो एंटीजन पता नहीं है कौन सा है, लेकिन उसके खिलाफ हमारी बॉडी एक सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स शो करती है। अब प्रोसेस जो है वो ड्राइवन, जाहिर सी बात है सेल मेडिएटेड है, तो CD4 हेल्पर टी सेल्स करेंगे। अब ये इम्यूनोलॉजिक जो क्लूज होते हैं ना इंक्लूड करते हैं फॉलोइंग, कौन से हैं? सबसे पहला है कि इंट्रा एल्यूलर एंड इंटरस्टिशियल एक्यूमुलेशन हो जाएगी CD4 T हेल्पर 1 सेल्स की
विथ पेरिफेरल टी सेल साइटोपिनिया, यानी कि बहुत सारे जो है ये टी सेल्स हमारे अल्फा टी सेल्स से चले जाएंगे हमारे एल्वियोलाई के अंदर, इंट्रा एल्वियोलर और इंटरस्टिशियम में जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जबकि पेरीफेरी में हमें टी सेल के साइटोपिनिया मिलेंगे, यानी पेरीफेरी में कम हो जाएंगे। ठीक हो गया। दूसरा, ओलिगोक्लोनल एक्सपेंशन ऑफ द CD4 एंड टी हेल्पर 1 सेल्स विदिन द लंग एज डिटरमाइंड बाय एनालिसिस ऑफ टी सेल रिसेप्टर रीअरेंजमेंट्स। अच्छा, यानी हमें ओलिगोक्लोनल एक्सपेंशन मिलेगी CD4 टी हेल्पर से। ओलिगोक्लोनल यानी कि मतलब कि एक या ज़्यादा फ्यू सेल से या मॉलिक्यूल से मतलब क्लोन हो या डिराइव हो, तो उनकी मतलब मल्टीप्लिकेशन होगी विद इन द लंग एज डिटरमाइंड बाय द एनालिसिस ऑफ द टी सेल रिसेप्टर रीअरेंजमेंट। उसके बाद तीसरा क्या होगा, टी हेल्पर 1 साइटोकाइंस बढ़ जाएंगे। कौन से हैं वो साइटोकाइंस? इंटरल्यूकिन 2 हो गया, ट्यूमर नेक्रोटिक इंटरल्यूकिन 2 और इंटरफेरोन गामा, ये बढ़ जाएंगे, रिजल्टिंग इन द टी सेल की प्रोलिफरेशन और ज़्यादा होगी और मैक्रोफेज की एक्टिवेशन होगी रिस्पेक्टिवली। यानी इंटरल्यूकिन 2 जो है टी सेल को प्रोलिफरेट कराएगा और इंटरफेरोन गामा जो है ना वो मैक्रोफेज की एक्टिवेशन करवाएगा। इसके अलावा इंक्रीज इन द सेवरल साइटोकाइंस इन द लोकल एनवायरनमेंट में भी, जैसे इंटरल्यूकिन 8 हो गया, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर हो गया। ठीक है, तो मैक्रोफेज इन्फ्लामेटरी प्रोटीन 1 अल्फा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी रिलीज होंगे लोकल एनवायरनमेंट में। अब ये रिक्रूट करवाते हैं एडिशनल टी सेल्स को और मोनोसाइट्स को और कंट्रीब्यूट करेंगे टू द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेन्युलोमास, यानी और ज़्यादा टी सेल्स आ रहे हैं, मैक्रोफेजेस आ रहे हैं उस साइड पे। ठीक है, इतने सारे फैक्टर्स और मीडिएटर्स रिलीज हुए हैं, उन्होंने और ज़्यादा उनको अट्रैक्ट किया है, तो उनके नतीजे में ज़्यादा ग्रेन्युलोमास बनेंगे। नंबर 5 है एनर्जी टू कॉमन स्किन टेस्ट एंटीजन सच एज कैंडिडा और प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव PPD। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी होता है यानी कि नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स जो है ना वो ना हो, एब्सेंस ऑफ द नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स टू अ पार्टिकुलर एंटीजन। ठीक है, तो एनर्जी होगी टू द कॉमन स्किन टेस्ट, जब हम करते हैं ना स्किन एंटीजन टेस्ट, जब एंटीजन हम लगाते हैं स्किन में, इंजेक्ट करते हैं और फिर रिजल्ट मिलता है हमें, तो वो नहीं होगा। और ना ही जैसे TB वगैरह में हम करते हैं प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट भी नहीं होगा, यह हमें मिलेगा, नेगेटिव फाइंडिंग्स मिलेंगी। ठीक है, और पोलीक्लोनल हाइपर गामा ग्लोबिनीमिया, इसका क्या मतलब है कि यानी कि ओवर प्रोडक्शन होगी मोर देन 1 क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स की, ज़्यादा प्रोडक्शन बाय द प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, ये मैलिग्नेंसीज वगैरह में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में ऐसा होता है, ये पोलीक्लोनल हाइपर एक गामा ग्लोबिनीमिया हो जाती है, ये भी एक क्लू है। एंड देन है लास्ट, फैमिलियल एंड रेशियल क्लस्टरिंग ऑफ केसेस सजेस्टिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ जेनेटिक फैक्टर, यानी फैमिली में भी ऐसा किसी को हो चुका होगा, तो इसमें इससे पता चलता है कि जेनेटिक इसकी प्रीडिस्पोजिशन है। फिर कह रहा है कि आफ्टर द लंग ट्रांसप्लांटेशन सार्कोइडोसिस जो है ना फिर वो दोबारा रिकर कर जाती है इन द न्यू लंग्स इन एटलीस्ट 1/3 ऑफ द पेशेंट में दोबारा भी हुई है ट्रांसप्लांट के बाद भी, बट विदाउट एनी इफेक्ट ऑन सर्वाइवल, यानी कि वो पर्सन की ज़िंदगी पे इतना असर नहीं करती, वो ज़िंदा रहता है। फाइनली सेवरल प्यूटेटिव antigens have been proposed as the inciting agent for the sarcoidosis, example viruses, mycobacteria, borrelia, pollen, but there is no smoking gun linking sarcoidosis to any specific antigen or infectious agent, यानी कि कोई खास ऐसा अलग से स्पेसिफिक एंटीजन नहीं है कि हम कहें कि इसकी वजह से हो रही है, लेकिन बहुत से ये वाले एजेंट भी जो है ना करवाते हैं सार्कोइडोसिस। स्मोकिंग गन यानी कि कोई ऐसा कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला अभी तक। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मॉर्फोलॉजी पे। तो मॉर्फोलॉजी पे हमें क्या मिलेगा, जो कार्डिनल हिस्टोपैथोलॉजिक फीचर है ना सार्कोइडोसिस के, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्गन इन्वॉल्व, वो है नॉन नेक्रोटाइजिंग एपिथेलॉइड ग्रेन्युलोमा होंगे, एपिथेलॉइड ग्रेन्युलोमा लेकिन नॉन नेक्रोटाइजिंग होंगे। अगर फिगर भी देखें 13.21 में देखें तो यहाँ पे जो है ना सार्कोइड दिखाया गया है, इसमें देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक पेरीब्रोंकायल नॉन केजिएटिंग ग्रेन्युलोमास हैं, जो कि जायंट सेल्स जो है ना इसमें मतलब हमें जायंट सेल्स के साथ ये नज़र आ रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। फिर कह रहा है कि यानी कि ये जो नॉन नेक्रोटाइजिंग एपिथेलॉइड ग्रेन्युलोमा होगा ना, ये एक डिस्क्रीट कॉम्पैक्ट सी कलेक्शन होती है हमारे पास एपिथेलॉइड सेल्स की, डिस्क्रीट सी कॉम्पैक्ट एपिथेलॉइड सेल्स की कॉम्प्लेक्शन है, और रिम्ड हुई होगी बाय एन आउटर जोन जो रिच होगा CD4 टी सेल्स से बना हुआ। ठीक है, अब ये कॉमन नहीं है टू सी इंटरमिक्स्ड मल्टी न्यूक्लियड जायंट सेल्स, इट इज़ नॉट अनकॉमन, यानी होंगे इंटरमिक्स्ड, हमें इनमें जायंट सेल्स मिलेंगे फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ द मैक्रोफेज। हमें पता है जायंट सेल जो है जब मैक्रोफेज फ्यूज करते हैं उससे बनते हैं। अर्ली ऑन अ थिन लेयर ऑफ द लैमिनेटेड फाइब्रोब्लास्ट इज फाउंड पेरिफेरल टू द ग्रेन्युलोमा ओवर टाइम,
These proliferate and lay down the collagen that replaces the entire granuloma with a hyalinized scar. कह रहा है कि इसके बाद मतलब हमें जो है ना इससे बाहर जो है पेरीफेरी पे एक ग्रेनुलोमा से बाहर अर्ली हमें थिन लेयर ऑफ लेमिनेटेड फाइब्रोब्लास्ट की भी मिलेगी। अब ये फाइब्रोब्लास्ट की जो थिन लेयर है ये जो है कोलेजन को ले डाउन करेगी, प्रोलिफरेट करेगी फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन ले डाउन करेंगे और इस सारे को ना रिप्लेस कर देंगे और इसको एक हाइलाइनाइज्ड स्कार बना देंगे। ठीक है, जो फाइब्रोब्लास्ट का तो यही काम होता है, स्कार फॉर्मेशन, हाइलाइनाइज्ड स्कार बन जाएगा। अच्छा, फिर कह रहा है कि 2 अदर माइक्रोस्कोपिक फीचर्स भी कभी कभी मिलते हैं हमें ग्रेनुलोमास में। वो है नंबर 1 एक होती हैं शॉमन बॉडीज़। शॉमन बॉडीज़ ये क्या है, ये लैमिनेटेड कॉन्क्रीशंस होती हैं जो कि बनी होती है कैल्शियम की और प्रोटीन्स के, ऐसे लैमिनेटेड कॉन्क्रीशंस। फिगर दिखाऊँ मैं अगर आपको इनका, तो देखिए इस तरह की लैमिनेटेड कॉन्क्रीशंस, ये शॉमन बॉडीज़ है। ये भी सार्कोइडोसिस में मिलेंगी ग्रेनुलोमा में। दूसरी होती हैं एस्टेरॉयड बॉडीज़। ये क्या है, ये स्टिलेट इंक्लूजन्स होती हैं जो कि इंक्लोज होती है विद इन द जायंट सेल, यानी इनकी जो शेप है वो स्टिलेट होगी और ये इंक्लूजन्स है, स्टिलेट इंक्लूजन्स हैं और वो मतलब इन जायंट सेल्स के अंदर इंक्लोज होंगी। इस तरह से देखें, ये इस तरह से ये स्टिलेट शेप है, ये एस्टेरॉयड बॉडी। ठीक है, स्टिलेट शेप है इसकी और ये इंक्लूजन ही है जो कि इंक्लोज हुई हुई इन द जायंट सेल, तो ये एस्टेरॉयड बॉडीज़ कहलाएंगी। शॉमन बॉडीज़ लैमिनेटेड कॉन्क्रीशंस होती हैं कैल्शियम की, जबकि एस्टेरॉयड बॉडी ये इसकी स्टिलेट इंक्लूजन्स होती हैं जो कि जायंट सेल के अंदर होती हैं। अब इनकी जो है ना प्रेजेंस इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द सार्कोइडोसिस एंड दे मे ऑल्सो अकर इन द ग्रेनुलोमा ऑफ द अदर ओरिजिन। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सार्कोइडोसिस में ये बॉडीज़ मिले तो हम डायग्नोस करें और कंफर्म करें। रेयरली फोकाई ऑफ द सेंट्रल नेक्रोसिस मे बी प्रेजेंट इन द सार्कोइड ग्रेनुलोमा, यानी कि ये अगर है तो ग्रेनुलोमा उसके बीच में नेक्रोसिस वाला सेंट्रल रीजन भी हो सकता है, रेयरली होता है। स्पेशली जो नोडुलर फॉर्म होती है उसमें ऐसा होता है सेंट्रल नेक्रोसिस। ठीक हो गया। उसके बाद कह रहा है कि लंग्स जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं एट सम स्टेज ऑफ द डिजीज़ इन 90% ऑफ द पेशेंट, उनमें लंग्स इन्वॉल्व होंगे। ग्रेनुलोमास प्रीडोमिनेंटली हमारे जो इंटरस्टिशियम होता है ना उसको इन्वॉल्व करते हैं रादर देन द एयर स्पेसेस। ठीक है, लंग के इंटरस्टिशियम को। फिर कह रहा है कि with some tendency to localize in the connective tissue around the bronchioles and pulmonary venules and in the pleura, lymphangitic distribution। तो इसकी साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना कि इंटरस्टिशियम को इन्वॉल्व कर सकता है, कनेक्टिव टिश्यू जो ब्रोंका के इर्द गिर्द है, पल्मोनरी वेन्यूल्स के उस कनेक्टिव टिश्यू में हो सकता है, या फिर प्लूरा में लिम्फेंजाइटिक डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है लंग में, किसकी, इन ग्रेनुलोमास की। ठीक है, तो ये साइट हो गई। उसके बाद है कि ब्रोंको एल्वियोलर लेवाज फ्लूइड कंटेन्स एबंडेंट CD4 T सेल्स। जब हमने किया ब्रोंको एल्वियोलर लेवाज तो हमें मिले, और 5% to 15% जो पेशेंट हैं उनमें जो है ना ग्रेनुलोमास इवेंचुअली रिप्लेस हो जाते हैं बाय डिफ्यूज इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस। आगे जाके वो फाइब्रोस हो जाएगा, डिफ्यूज इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होगी और उसको हम कह देंगे हनी कॉम्ब लंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, हनी कॉम्ब लंग। ठीक है, जो कि डिफ्यूज इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस की वजह से अपीयर होगा लंग ऐसा। उसके बाद लिखा है मॉर्फोलॉजी में कि इंट्राथोरेसिक में जो हाइलर जो होता है ना, जहाँ पे हाइलम होता है, लंग होता है उसका, जहाँ पे हाइलम वेसल्स वगैरह लगी और एंटर करती हैं, वहाँ पे जो हाइलर नोड्स होते हैं, हाइलर एंड पैराट्रेकियल, जो ट्रेकिया की साइड्स पे होते हैं, ये दोनों नोड्स इनलार्ज होता है। 75 से 90% ऑफ पेशेंट में हमें इनलार्ज मिलेंगे, वाइल 1/3 जो है वो प्रेजेंट करेंगे विद पेरिफेरल लिम्फेडेनोपैथी होगी उनको, जैसे कि जो एरिथेमा नोडोसम नहीं हो जाता लेग्स पे, तो वहाँ पे उनकी पेरिफेरी में होगी, बाकी को जो है ये वाले इनलार्ज होंगे। नोड्स आर कैरेक्टरिस्टिकली पेनलेस होंगे, फर्म सी ऑन रबरी टेक्सचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रबरी टेक्सचर, हर कंडीशन में डिफरेंट टेक्सचर हो जाता है नोड्स का, तो इसमें सार्कोइडोसिस में रबरी हो जाएंगे। अनलाइक इन द टीबी द लिम्फ नोड्स इन द सार्कोइडोसिस आर नॉन मेटेड होंगे। ठीक है, जबकि टीबी में मेटेड होते हैं, यहाँ पे नॉन मेटेड होंगे, नॉन एडेरेंट यानी, एंड डू नॉट अल्सरेट। ठीक हो गया, लिम्फ नोड्स की बात होगी। अब स्किन लेजन्स की बात करें तो जो 25% पेशेंट होते हैं ना उनमें स्किन लेजन्स भी हमें मिलती हैं। एरिथेमा नोडोसम जो मैंने आपको बताया, ये मेन हॉलमार्क होता है अक्यूट सार्कोइडोसिस का, याद रखना है। ठीक है, इसका हॉलमार्क है, और इसमें क्या होता है, रेज्ड रेड नोड्यूलर जो है ना, टेंडर नोड्यूल्स हमारी एंटीरियर एस्पेक्ट्स होती है ना लेग्स की, वहाँ पे हमें मिलेंगी। ठीक है, जैसे टीबी में हमें मिलती है पिक्चर एरिथेमा नोडोसम, टिबिया वगैरह पे जो है आगे एंटीरियर ऑफ द लेग पे हमें मिलती है ना, इस तरह की लेजन्स यहाँ पे भी मिलेंगी। तो सार्कोइडल जो ग्रेनुलोमास है ये अनकॉमन होते हैं इन दीज लेजन्स। ठीक है, सार्कोइडल ग्रेनुलोमा यहाँ पे नहीं मिलेंगे। बाय कंट्रास्ट डिस्क्रीट जो पेनलेस सबकुटेनियस नोड्यूल्स हैं ना, ये भी हो सकती हैं सार्कोइडोसिस में,
और ये यूजुअली जो है रिवील करती है अबंडेंट नॉन केजिएटिंग ग्रेन्यूलोमास। ये वाली जो एरिथमा नोडोसम थी ये पेनफुल थी, टेंडर थी, रेड थी, स्वॉलन थी, रेज थी, जबकि ये जो है वो सबकुटेनियस वाली ये पेनलेस होंगी, डिस्क्रीट सबकुटेनियस नोडुल होंगी। तो ये इसका मतलब है कि ये नॉन केजिएटिंग ग्रेन्यूलोमा है। उसके बाद कह रहा है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ द आई भी होती है, लैक्रिमल ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व होते हैं अबाउट 1/5 to 1/2 ऑफ द पेशेंट में। ठीक है, अब ओक्यूलर इन्वॉल्वमेंट जो है वो टेक द फॉर्म ऑफ द आयराइटिस, यानी आयरिस की इन्फ्लामेशन होगी, या आयरिडोसाइक्लाइटिस यानी आयरिस की और यूविल ट्रैक की, सॉरी आयरिस की और सीलियरी बॉडी की, ठीक है, इन्फ्लामेशन होगी। एंड मे बी यूनिलेटरल भी हो सकती है या दोनों आंखों में भी हो सकता है। कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, कॉर्नियल ओपेसिटी होगी, ग्लोकोमा हो जाएगा पेशेंट को लेस कॉमनली, और टोटल लॉस ऑफ द विजन भी हो सकता है सार्कोइडोसिस में, उसकी मतलब बिल्कुल ही विजन लॉस हो जाएगी। पोस्टीरियर यूवियल ट्रैक भी इफेक्ट हो सकता है, जिसके नतीजे में क्या होगा, कोरियो आयरिडाइटिस अगर पोस्टीरियर यूवियल ट्रैक इफेक्ट हुआ, या रेटिनाइटिस भी हो सकता है, रेटिना इन्वॉल्व हो जाएगी। ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। अब ये ओक्यूलर लेजन फ्रीक्वेंटली अकम्पनी होती है बाय द इन्फ्लामेशन इन द लैक्रिमल ग्लैंड्स, ठीक है, जो टीयर प्रोडक्शन करते हैं, वो भी इफेक्ट होंगे विद द सेपरेशन ऑफ द लैक्रिमेशन। लैक्रिमेशन नहीं होगी तो हम क्या कहते हैं उसको, सिक्का सिंड्रोम, केरेटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का जिसको हम कहते हैं, ड्राई आई सिंड्रोम उसका दूसरा नाम है, वो हो जाएगा। यूनिलेटरल या बायलेटरल पैरोटाइटिस विथ पेनफुल इनलार्जमेंट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, सारी सिक्रेशन बंद होगी, तो सिक्रेशन नहीं हुई, ठीक है। और ये पैरोटिड ग्लैंड जो है उसकी जो बायलेटरल पैरोटाइटिस इन्फ्लामेशन होगी लेस देन 10% ऑफ द पेशेंट्स में विद सार्कोइडोसिस। कुछ जो है वो जीरोस्टोमिया डेवलप कर जाते हैं, यानी उनको ड्राई माउथ की कंप्लेन होगी। कंबाइंड यूवियो पैरोटिड इन्वॉल्वमेंट इज डेजिग्नेटेड एज मिकुलिक्स सिंड्रोम, ठीक है। अगर दोनों को जो है ना यूवियो पैरोटिड इन्वॉल्वमेंट अगर हो रही है आइस की और पैरोटिड की, तो उसको सारे को एक हमने सिंड्रोम का नाम दे दिया है जिसको हम कहते हैं मिकुलिक्स सिंड्रोम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद कर लें। उसके बाद कह रहा है कि जो स्प्लीन होती है ना वो अनअफेक्टेड रहेगी ग्रॉसली, लेकिन 3/4 जो केसेस हैं उनमें हमें जो है ना स्प्लीन में ग्रेन्यूलोमास नज़र आएंगे, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 10% जो है उनमें जो है वो क्लिनिकली इनलार्ज स्प्लीन मिलेगी। लिवर की बात करें तो लिवर जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है माइक्रोस्कोपिक ग्रेन्यूलोमेटस लेजन मिलेंगे हमें लिवर में, यूजुअली पोर्टल ट्रायड्स about as often as spleen, but only about 1/3 of the patient demonstrate hepatomegaly या abnormal liver function। सिर्फ 1/3 में हमें ये हेपेटोमेगेली या abnormal liver function नजर आएंगे, यानी डिमॉन्स्ट्रेट सिर्फ 1/3 करेंगे, लेकिन जो अफेक्ट जो है वो पेशेंट को करेगी उनके पोर्टल ट्रायड्स को। उसके बाद कह रहा है कि सार्कोइड इन्वॉल्वमेंट बोन मैरो की रिपोर्ट हुई है इन एज मैनी एज 40% द पेशेंट में, आल्दो ये रेयरली कॉज कराएगा सिवियर मैनिफेस्टेशन, इतनी नहीं होंगी, रेयरली। अदर फाइंडिंग्स में इंक्लूड हाइपर कैल्सीमिया होगी पेशेंट को, हाइपर कैल्सीयूरिया, यूरिन में कैल्शियम ज़्यादा, और ये चेंजेस जो है ना ये रिलेटेड नहीं है टू द बोन डिस्ट्रॉय, ऐसा नहीं कि बोन डिस्ट्रॉय है तभी कैल्शियम बढ़ा है, बट रादर आर कॉज्ड बाय द इंक्रीज्ड कैल्शियम अब्जॉर्प्शन सेकेंडरी टू द प्रोडक्शन ऑफ द एक्टिव विटामिन डी बाय द मैक्रोफेजेस दैट फॉर्म्स द ग्रेन्यूलोमा। ये जो ग्रेन्यूलोमा मैक्रोफेजेस ने बनाया था इसने जो है सेकेंडरी विटामिन डी की प्रोडक्शन करना शुरू कर दी है, उस विटामिन डी की वजह से इतना कैल्शियम बढ़ा, हाइपर कैल्सीमिया भी हुई, हाइपर कैल्सीयूरिया भी हुई है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे, ठीक है। तो मैनी इंडिविजुअल्स जो अफेक्टेड होते हैं ना इससे डिजीज़ से उनमें ये डिजीज़ इंटायरली एसिम्टोमेटिक होती है। ये रूटीन चेस्ट फिल्म्स में डिस्कवर होती है जब वो रूटीन चेस्ट एक्सरे वगैरह करवाते हैं, तो उनमें बायलेटरल हाइलर एडिनोपैथी मिलेगी, हाइलम जो है लिम्फ नोड से एडिनोपैथी मिलेगी, या फिर इंसिडेंटल फाइंडिंग मिलेगी ऑटोप्सी पे, ठीक है, वरना ये एसिम्टोमेटिक रहता है। बाकी पेशेंट्स में जो है पेरिफेरल लिम्फ एडिनोपैथी मिल सकती है, कुटेनियस लीजन्स मिल सकती हैं जो मैंने सारी बताई, आई की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, स्प्लीनोमेगैली या हेपेटोमेगैली में बी प्रेजेंटिंग मैनिफेस्टेशन। अब जो 2/3 ऑफ द सिम्टोमेटिक केसेस हैं, 2/3 जिनमें सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ग्रेजुअल होंगे, अपीयरेंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिम्टम जिसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी पेशेंट को क्योंकि लंग इन्वॉल्व हुआ ना, ड्राई कफ होगी या वैग सब स्टर्नल डिस्कम्फर्ट, या कॉन्स्टिट्यूशनल साइंस होंगे एंड सिम्टम्स जैसे कि फीवर होगा, उसको फटीग हो रही होगी, वेट लॉस होगा, एनोरेक्सिया, नाइट स्वेट्स। अब कोई भी डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट एग्जिस्ट करता ही नहीं है फॉर द सार्कोइडोसिस, ठीक है। और इस्टेब्लिशिंग अ डायग्नोसिस जो है ना उसके लिए हमें चाहिए होता है प्रेजेंस ऑफ द क्लिनिकल एंड रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो कि कंसिस्टेंट होती हैं विद द क्लिनिकल एंड रेडियोलॉजिकल
क्लिनिकल रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हमें चाहिए जो कंसिस्टेंट हो विद द डिजीज़, द एक्सक्लूजन ऑफ द अदर डिसऑर्डर विद द सिमिलर प्रेजेंटेशन, ठीक है, एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नॉन केजिएटिंग ग्रेन्युलोमास इन इन्वॉल्व टिश्यू। इस पे हमारी डायग्नोसिस डिपेंड करती है। यानी बाकी भी तो ऐसे डिसऑर्डर होते हैं ना जिनमें इस तरह की पिक्चर होती है, उनको एक्सक्लूड करना है। इसके अलावा हमने नॉन केजिएटिंग ग्रेन्युलोमास को आइडेंटिफाई करना है, तो इस तरह से जो है ना हम डायग्नोस करेंगे, ठीक है। पार्टिकुलरली ट्यूबरक्लोसिस जो है उसको हमने लाजमी एक्सक्लूड करना है, क्योंकि इसके बहुत से सिम्टम ऐसे हैं जो कि टीबी से बिल्कुल रिजेंबल कर रहे हैं। देन आता है सार्कोइडोसिस, कह रहा है कि फॉलोज एन अनप्रिडिक्टेबल कोर्स कैरेक्टराइज बाय या तो प्रोग्रेसिव क्रोनिसिटी हो जाएगी, क्रोनिक कंडीशन में चला जाएगा, या फिर पीरियड्स ऑफ एक्टिविटी इंटरस्पर्स्ड विद रेमिशंस, ठीक है, बिल्कुल ही चला जाएगा, एक्टिविटी होगी और फिर रेमिशंस दोबारा आ जाएगा। तो रेमिशंस जो है ना वो स्पॉन्टेनियस भी हो सकती हैं या फिर इनिशिएट हो सकती है जब हम उसको स्टीरॉयड थेरेपी दें, स्टीरॉयड्स की वजह से होती है, एंड ऑफन परमानेंट होंगी। ओवरऑल 60-70% जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं वो रिकवर कर जाते हैं विथ मिनिमल और नो रेजिडुअल मैनिफेस्टेशन, यानी 70% सही बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उनमें कोई भी रेजिडुअल मैनिफेस्टेशन नहीं होती। बाकी 20% जो लोग हैं उनको परमानेंट लंग डिसफंक्शन होता है। लंग का चैप्टर पढ़ रहे हैं, लंग डिसफंक्शन परमानेंट 20% लोगों को हो जाता है, या उनको विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाती है। ऑफ द रेमिनेटिंग 10 to 15%, मोस्ट स्कम टू प्रोग्रेसिव पल्मोनरी फाइब्रोसिस एंड कोर पल्मोनरी, ठीक है। बाकी जो 10 से 15% लोग हैं वो कोर पल्मोनरी या फिर प्रोग्रेसिव पल्मोनरी फाइब्रोसिस की कंप्लेंट में चले जाएंगे, ठीक है। तो हमने ये अच्छी तरह से कर लिया, होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब समरी देख लेते हैं। हमने पढ़ा सार्कोइडोसिस, हमने कहा ये एक मल्टी सिस्टम डिजीज़ है अननोन एटियोलॉजी के। डायग्नोस्टिक हिस्टोपैथोलॉजिक फीचर जो है वो क्या है कि हमें नॉन केजिएटिंग ग्रेन्युलोमास मिलेंगे बहुत से टिश्यूज़ में, वेरियस टिश्यूज़ में। फिर हमने कहा कि इम्यूनोलॉजिक एब्नॉर्मलिटीज़ में क्या हो सकता है कि CD4 टी हेल्पर सेल्स 1 जो है ना उनके हाई लेवल्स होंगे लंग में, जो कि साइटोकाइन सिक्रीट कर रहे होंगे, जैसे कि इंटरफेरोन गामा। फिर हमने कहा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाएंगे, आई इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसमें सिका सिंड्रोम, ड्राई आई सिंड्रोम, आयराइटिस या आयरोसाइक्लाइटिस, स्किन लीजन्स हो सकती हैं, एरिथमा नोडोसम, पेनलेस सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स हो सकती हैं, विजरल इन्वॉल्वमेंट में लिवर, स्किन, बोन मैरो इन्वॉल्व हो सकता है। लंग इन्वॉल्वमेंट जो 90% ऑफ केसेस में होगी विद द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेन्युलोमास एंड इंटरस्टिशियल